तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक्चुअली जो आज का ब्लॉग रहने वाला है वो है तो ट्रैवल के रिगार्डिंग, बट मैं ऐसा कोई आपको लोकेशन दिखाने वाला नहीं हूँ आज। जब आप नेपाल आते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं और क्या चीज़ नहीं करनी है, आज का ब्लॉग उसके बारे में रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। ये सबसे पहली चीज़ आती है आपका एटीएम कार्ड। जो आपका एटीएम कार्ड है उसके पीछे में ये पक्का इंश्योर कर लीजिए कि ये ना लिखा हो कि वो नेपाल और भूटान में काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा है तो आप सफिशिएंट मनी लेके आइए, और या फिर आपके पास इंटरनेशनल कार्ड है तो वो तो सबसे बढ़िया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी करेंसी है वो इक्विवेलेंट है यहाँ की करेंसी के 1.6। इट मीन्स कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा 1600 रुपीज़। आगे एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि जब आप यहाँ पे कभी भी किसी भी एटीएम से विड्रॉ करते हैं मनी, तो उसके लिए कुछ स्लॉट बनाए हुए हैं कि आप इतनी मनी विड्रॉ करेंगे तो इतना चार्जेस लगेगा। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, तो वो आपको पे करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप 10,000 निकालते हैं अपने अकाउंट से, तो 16,000 निकलेंगे एटीएम से, बट उसके साथ जो उनके चार्जेस रहेंगे वो भी कट जाएंगे। अगर बात करें कि यहाँ की वेदर की, वेदर तो बहुत बढ़िया है, बट जो वेदर रहता है वो जैसा हमारा नॉर्थ में वेदर रहता है वैसा ही वेदर रहता है। तो आप इस चीज़ को पक्का इंश्योर करिए कि आप कौन से मंथ में आ रहे हैं और उसी के हिसाब से ही अपना बैग पैक करिए। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं नेपाल में विदाउट वीज़ा। यहाँ पे वीज़ा की तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो इंडिया से तो आप कोई भी गवर्नमेंट आईडी पे आ सकते हैं या अपने आधार कार्ड पे भी आ सकते हैं। मगर यहाँ से जाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वोटर आईडी नहीं है। तो आप कभी भी यहाँ पे आते हैं तो ये इंश्योर पक्का कर लीजिए कि आपके पास वोटर आईडी होना चाहिए। अगर पासपोर्ट है तो वो तो बहुत बढ़िया है, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप वोटर आईडी पक्का कैरी करिए, नहीं तो आपको बाय एयर ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप ट्रैवल तो करेंगे, और ट्रैवल करेंगे तो आपकी फ़ैमिली भी रहेगी, फ़ैमिली में बच्चे भी रहेंगे। और अगर बच्चों की उम्र 18 साल से कम है तो आप उनका बर्थ सर्टिफिकेट पक्का कैरी करिए, जो कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार के थ्रू इशू हुआ हो। और उसके साथ बच्चे की हम स्कूल आईडी भी कैरी कर सकते हैं। तो बर्थ सर्टिफिकेट एज़ वेल एज़ स्कूल आईडी हम शो करके बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं। बट दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो उसकी तो कोई फ़ोटो आईडी नहीं होगी। बट इंडियन गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि आधार कार्ड तो आप बहुत छोटी उम्र में बना देते हैं। इवन कि मेरे ख्याल से 1.5-2 साल की उम्र में आधार कार्ड बन जाता है। तो आप आधार कार्ड कैरी करिए, और जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको कैरी करिए, तो आप इजीली बच्चे के साथ ट्रैवल कर सकेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। और अगर आप बाय एयर नहीं आ रहे हैं तो बाय रोड आ सकते हैं इजीली, और उसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा, और इजीली यहाँ से जा भी सकते हैं। अगली चीज़ ये आती है कि जो नेपाल कंट्री है वो हमारी 5 स्टेट को टच करती है। तो वहाँ से भी काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं जो जिसके थ्रू हम नेपाल में एंट्री ले सकते हैं, और अपने पर्सनल व्हीकल भी लेके आ सकते हैं। तो हर जगह में चेक पोस्ट बनी हुई है। तो आप जो है कि वहाँ से एक परमिट मिलता है, आप कितने दिन के लिए आ रहे हैं तो आप उसी हिसाब से वो परमिट कटवाएं, और उसी हिसाब से यहाँ का नेपाल का टूर करें। और इन केस अगर आपका जो टूर है वो आपको एक्सटेंड करने का मन करता है, अगर आप पर्सनल व्हीकल से आए हैं और आपके जो डेज़ हैं जिस जो परमिट लिया था वो ख़त्म हो रहे हैं, और आप काठमांडू में हैं, तो आप एयरपोर्ट में कार्गो ऑफिस है वहाँ पे जाके अपना जो भंसार भी बोलते हैं उसको, तो उस परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि यहाँ पे बसेस की भी सर्विसेज है, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। जब भी आते हैं तो आप बस की सर्विस इजीली अवेल करके यहाँ से बॉर्डर पे जाना चाहें तो बॉर्डर पे जा सकते हैं, या यहाँ पे दिल्ली तक भी चलती हैं बसेस, और बिहार में भी चलती हैं, और यूपी में भी चलती हैं बसें यहाँ से। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत और नेपाल का तो रोटी बेटी का रिश्ता है। तो काफ़ी लोगों के रिश्तेदार यहाँ पे भी रहते हैं, और नेपालियों के रिश्तेदार इंडिया में भी रहते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे आते हैं, वाया रोड आते हैं नेपाल में, और अपनी फैमिली जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके पास रहते हैं, और फिर उसके बाद में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं बाय एयर किसी अदर कंट्री में, तो उसमें इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो बॉर्डर पे अपना इमिग्रेशन क्लियर करवा के आना पड़ेगा, तो ही आप ट्रैवल कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको दोबारा या तो फ्लाई करना पड़ेगा इंडिया,
या फिर वो स्टैम्प करवा के लेके आना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको पक्की देखनी पड़ेगी कि आपने इमिग्रेशन क्लियर करवाया है कि नहीं। जब भी कोई भी फ़्लाइट की सर्विस ले रहे हैं तो उनके नॉर्म्स पक्का पढ़ लीजिए फ़्लाइट बुक करने से पहले, कि आपको पता रहे कि क्या क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। सो आपको किसी भी तरीके की मुश्किल ना हो आने और जाने में। अब इंडियंस भी हैं जो काफ़ी यहाँ पे जॉब करते हैं, जैसे कि नेपाली इंडिया में जॉब करते हैं, वैसे ही इंडियन भी काफ़ी हैं जो यहाँ पे जॉब करते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जब उनको बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उनको अपना एज ए इंडियन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो जिसके लिए पासपोर्ट और वोटर आईडी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप जब भी अगर यहाँ पे मान लिया आपका मन है जॉब करने का या आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन तो पक्का करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको या तो आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, ये दोनों में से कोई एक चीज़ पक्की होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे बैंक अकाउंट खोल पाओगे। क्योंकि अब हर जगह तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि इंडिया में भी टोटली ऑनलाइन सिस्टम हो गया हुआ है और नेपाल में भी टोटली ऑनलाइन सिस्टम है, कोई भी पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होती है। तो इसलिए आप इस चीज़ को पक्का इंश्योर कर लीजिए कि आपके पास वोटर आईडी है। यहाँ पे जॉब आप अगर करना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले होना ही चाहिए इस वोटर आईडी। अगर वोटर आईडी नहीं है तो आप चाहे जितने दिन मर्ज़ी काम करते रहिए यहाँ पे, आपकी पेमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो आपकी पेमेंट जो है फंसी रहेगी। तो ये चीज़ पक्का देख लीजिए आप। जो आपका वोटर आईडी है वो ओरिजिनल ही होना चाहिए, अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो वो भी वर्क नहीं करेगा यहाँ पे। तो प्लीज़ जो आपका ओरिजिनल वोटर आईडी उसी को ही कैरी करिए, या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो उसको कैरी करिए। ये दोनों में से कोई एक ना एक चीज़ तो आपके पास होनी चाहिए, तो ही आपका काम बन पाएगा यहाँ पे। चीज़ और है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप नेपाल आ रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड टूर एंड ट्रैवल से अपना जो टूर है, टूर पैकेज ले लें, सबसे बढ़िया तो वो रहेगा। उसमें आपको कोई झंझट नहीं रहेगा। नेक्स्ट थिंग ये है कि आप कभी भी आपको जैसे जानते ही हैं कि हम इंडिया में भी कहीं पे भी जाते हैं तो हम इतनी जल्दी जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते। तो यहाँ पे भी यही कोशिश करिए कि आपको लोग इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, बट आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको जैसे आप इंडिया में चलते हैं वैसे ही यहाँ पे चलिए। एंड होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर आपकी कोई क्यूरी है इसके रिगार्डिंग या कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो तो लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी जो भी रहे मैं क्लियर कर सकूँ। और कोई भी अगर इस नेपाल आने के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो मैं आपका आंसर देने का पूरा प्रयत्न करूँगा। ये ही थी छोटी छोटी सी बातें जिनको आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका जो टूर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और एक सक्सेसफुल टूर रहेगा और आप फुली इंजॉय करेंगे। ऐसा होता है तकरीबन, मैंने देखा है कि कई लोग टूर तो एंजॉय कर लेते हैं बट लास्ट में उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा इंश्योर कर लीजिए जो मैंने बताई हैं, तो ये बहुत हेल्प करेंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद इट योर फ्रेंड्स, सो दैट कि अगर वो कभी भी यहाँ पे आते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर्डल्स पैदा करती हैं। तो ये हर्डल्स उनकी जर्नी में ना आए, उनके टूर में ना आए, तो वो इंजॉय करें अपना टूर और इंजॉय करके यहाँ से जाएं।